Hello everyone, welcome back to our channel Math Zone with PP. Today I am giving you information about chapter 5 of Eco 01. Eco 01 का आज चैप्टर 5 में बताने जा रहा हूँ जो गवर्नमेंट एंड बिजनेस है। और इसके पिछले क्लास में हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उसे डील किए थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं संजीव कुमार स्टार्ट करता हूं अब। तो आइए आज हम स्टार्ट होते हैं इस पॉइंट से। जो पॉइंट्स है हमारी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो कि पब्लिक एंटरप्राइजेस इंडिया में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। तो डिस्पाइट देयर इम्पोर्टेंस पब्लिक enterprises in India face several challenges। तो इम्पोर्टेंस के अलावा पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया में मतलब भारत में पब्लिक एंटरप्राइजेस में कुछ चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो इसमें पहला है ऑपरेशनल इशू। तो ऑपरेशनल इशू के अंतर्गत हमारी पहली इनएफिशिएंसी है। लैक ऑफ कंपटीशन लीड्स टू इनएफिशिएंसीज। कंपटीशन की कमी होती है, इसलिए ये इनएफिशिएंसी महसूस होती है पब्लिक एंटरप्राइजेस में। दूसरा ब्यूरोक्रेटिक रेड टैप, स्लो डिसीजन मेकिंग एंड कम्बरसम प्रोसीड्यूर। इसमें स्लो डिसीजन मेकिंग होती है एंड कम्बरसम प्रोसीड्यूर होती है। तीसरा करप्शन है। करप्शन में मिसमैनेजमेंट एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। इसमें मिसमैनेजमेंट होती है और करप्ट प्रैक्टिसेस होती है। फिर चौथा है ओवर स्टाफिंग, एक्सेस वर्कफोर्स लीडिंग टू हाई लेबर कॉस्ट। इसमें वर्कफोर्स एक्सेस होने के कारण हाई लेबर कॉस्ट होती है, उसको ओवर स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, इसमें एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल लिमिट डिसीजन मेकिंग। इसमें एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल होती है और डिसीजन मेकिंग लिमिट में होती है, ये लैक ऑफ ऑटोनॉमी कहलाती है। तो ये हमारी ऑपरेशनल इश्यूज थी। अब हम फाइनेंशियल चैलेंजेस देखते हैं। फाइनेंशियल चैलेंजेस में लॉसेस है। मेनी पब्लिक एंटरप्राइजेस इनक्योर सिग्निफिकेंट लॉसेस। डेट बर्डन, इसके अंतर्गत हाई डेट लेवल्स इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ये आ जाती है। तीसरा अंडर इन्वेस्टमेंट, तो इसमें इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ये आ जाती है। इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होने के कारण भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। अब चौथा पॉइंट इनएडिक्वेट प्राइसिंग होती है। अनविएबिलिटी ड्यू टू सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग ये होती है। पांचवा हमारा डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट, ये फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज आती है। अब देखिए हम मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को जानते हैं। तो ये लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इनएडिक्वेट एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग आती है। दूसरा पॉइंट हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आती है, जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग होती है। तीसरा इनएडिक्वेट अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसमें हम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है और अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है। चौथा रेजिस्टेंस टू चेंज के प्रति भी रेजिस्टेंस होता है। इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन की इनएबिलिटी को अडेप्ट किया जाता है। पांचवा है लिमिटेड इनोवेशंस, इसमें सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। तो ये मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारी पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इश्यूज है। इसमें एम्बिगस पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, जो अनक्लियर पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स होती है। ये सारे हम लोग चैलेंजेस पढ़ रहे हैं
पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। अब दूसरा रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट्स, इसमें ओवर रेगुलेशंस एंड लाइसेंसिंग इश्यूज होती है। तीसरा लैक ऑफ कंपटीशंस, इसमें लिमिटेड कंपटीशंस लीडिंग टू कॉम्प्लिसेंसी होती है। चौथा पॉइंट हमारी इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग, इसमें इनसफिशिएंट ओवरसाइट्स एंड इवेल्युएशंस होती है। पांचवा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होती है। अब आइए अगला पॉइंट हमारा स्पेसिफिक चैलेंजेस इन इंडियन कंटेक्स्ट है। तो इसमें डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन है, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग डिसइन्वेस्टमेंट्स पॉलिसीज। दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, ये डिफिकल्टीज इन अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। स्किल डेवलपमेंट तीसरा है, इसमें शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। चौथा है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये नीड्स फॉर मॉडर्नाइजेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होती है। पांचवा इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न है, ये एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स आती है। अब नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रगलिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो नोटेबल एग्जांपल्स इसके अंतर्गत पब्लिक एंटरप्राइज की भारत में कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो ये पहला है, इसका एग्जाम्पल है, पहला एयर इंडिया है, दूसरा इंडियन रेलवेज है, तीसरा भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको BSNL बोलते हैं, चौथा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL बोलते हैं, और पांचवा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC बोलते हैं। अब रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स ये देखते हैं। तो इसमें पहला डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो 2016 में आई थी, फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस PSE पॉलिसी जो 2016 में ये भी आई थी। उसके बाद तीसरा स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो 2017 में आई। चौथा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसको NIIF बोलते हैं। अब पांचवा गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आती है। तो ये टू एड्रेस these challenges, the Indian government has introduced various reforms and initiatives aimed at improving the efficiency, accountability and sustainability of public enterprises. ऊपर के जितने भी सारे चीज़ थे वो इन सारे चैलेंजेस को जान करके और इसको थोड़ी इम्प्रूव करके हम पब्लिक एंटरप्राइजेस इंडिया में गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके प्रति एक्टिव हो सकते हैं और इसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं। मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं ये जानते हैं। तो पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, ये पब्लिक कॉरपोरेशंस कहलाती है। तीसरा गवर्नमेंट कंपनीज, चौथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स PPPs, पांचवा ऑटोनोमस बॉडीज और छठा क्वेसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये आती है। तो आइए अब हम पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ए पब्लिक कॉरपोरेशन इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक सेपरेट अलग लीगल एंटिटी है इस्टेब्लिश्ड बाय स्पेशल एक्ट, जो कि स्पेशल एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड होती है ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है ऑटोनोमस मैनेजमेंट, दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी, तीसरा है एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैच्यू और चौथा है सेल्फ फाइनेंसिंग, पांचवा है कॉमर्शियल ऑपरेशंस। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तीसरा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है और चौथा इंडियन रेलवे है। अब गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जानते हैं। तो ए गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि 2030 में कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है विद मेजोरिटी ऑनरशिप, जिसकी ऑनरशिप की मेजोरिटी होती है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। तो ये रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। मेजोरिटी गवर्नमेंट ऑनरशिप, इसमें गवर्नमेंट का मालिकाना हक होता है। तीसरा लिमिटेड लायबिलिटीज, इसका उत्तरदायित्व भी लिमिटेड होती है। चौथा कॉमर्शियल ऑपरेशन, ये कॉमर्शियल ऑपरेशंस होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, ONGC। सेकंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL है। तीसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL है। और चौथा भेल है। तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, भेल। ठीक है। अब हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं। तो की डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ये पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में जो डिफरेंस है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया है, उसके बाद पब्लिक कॉरपोरेशन, देन गवर्नमेंट कंपनीज। अब आइए इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत ये स्पेशल एक्ट में पब्लिक कॉरपोरेशन की होती है, जबकि कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट कंपनी की होती है। ऑनरशिप के मामले में ऑटोनोमस होता है पब्लिक कॉरपोरेशन, जबकि मेजोरिटी गवर्नमेंट ऑनरशिप होता है गवर्नमेंट कंपनी की। मैनेजमेंट के अंतर्गत इंडिपेंडेंट होता है पब्लिक कॉरपोरेशन, जबकि गवर्नमेंट कंट्रोल के अंतर्गत होता है गवर्नमेंट कंपनी। अब फाइनेंसिंग में सेल्फ फाइनेंसिंग होती है पब्लिक कॉरपोरेशन, जबकि गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा चलती है गवर्नमेंट कंपनी। लायबिलिटीज में अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है पब्लिक कॉरपोरेशन की, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट कंपनी की। ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत पब्लिक इंटरेस्ट होती है पब्लिक कॉरपोरेशन में, जबकि कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स होती है गवर्नमेंट कंपनी की। यही मेन डिफरेंसेस थी। अब आप देखिए अदर की डिफरेंसेस, इसके अंतर्गत हम देखते हैं। ऑटोनॉमी, पब्लिक कॉरपोरेशन हैव मोर ऑटोनॉमी देन गवर्नमेंट कंपनीज। पब्लिक कॉरपोरेशन में ज़्यादा ऑटोनॉमी पाए जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी के कंपैरिजन में। फंडिंग में पब्लिक कॉरपोरेशंस आर सेल्फ फाइनेंसिंग, ये सेल्फ फाइनेंसिंग होती है, वाइल गवर्नमेंट कंपनीज रिलाई ऑन गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट कंपनी जो है गवर्नमेंट फंडिंग पर चलती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव्स है पब्लिक कॉरपोरेशन प्रायोरिटाइज पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है, वाइल गवर्नमेंट कंपनीज फोकस ऑन कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव, जबकि गवर्नमेंट कंपनी जो है कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव को फोकस करता है। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। तो ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट ऑपरेट्स ए बिजनेस एंटरप्राइज। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है जो कि हमारी बिजनेस एंटरप्राइज को लेकर चलती है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो पहला पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तीसरा गवर्नमेंट फंडिंग होती है। चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में पहला पोस्टल डिपार्टमेंट होता है, दूसरा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है। अब हम आते हैं ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में जानते हैं। तो ऑटोनोमस बॉडी इज ए सेपरेट एंटिटी विद ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस। ऑटोनोमस बॉडीज उसे कहते हैं जो कि हमारी ऑपरेशन उसकी इंडिपेंडेंट होती है, ये एक सेपरेट एंटिटी होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये इस्टेब्लिश्ड बाय स्टैट्यूट,
और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये स्टैट्यूट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इस्टेब्लिश होते हैं। दूसरा ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, ये ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस होती है। तीसरा सेल्फ गवर्नेंस, ये खुद नेतृत्व करता है। चौथा होता है फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर सोर्सेस, इसमें गवर्नमेंट फंडिंग से ये चलता है या दूसरे सोर्स से भी चलता है। अब आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में पहला है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, दूसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, ये दोनों इसकी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडीज का। अब आप आइए यहाँ हम देखते हैं हेयर ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब हम एक छोटा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में टाइप होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की होती है एस्टैब्लिशमेंट, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का ही हिस्सा होता है। ऑनरशिप इसकी गवर्नमेंट के अंतर्गत होती है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से चलती है, ये मैनेज होती है। फाइनेंसिंग गवर्नमेंट फंडिंग से होती है। ऑब्जेक्टिव्स पब्लिक सर्विसेज और सोशल वेलफेयर होती है। एग्जाम्पल जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी है पब्लिक कॉरपोरेशन। तो पब्लिक कॉरपोरेशन के अंतर्गत हम देखते हैं टाइप्स। तो ये टाइप है ऑटोनोमस एंटिटी है, ये एस्टैब्लिशमेंट इसकी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत होती है। ऑनरशिप इसका गवर्नमेंट का होता है। मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। और फाइनेंसिंग सेल्फ फाइनेंसिंग और कॉमर्शियल ऑपरेशंस होती है। ऑब्जेक्टिव इसका पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स होती है। एग्जाम्पल इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी। अब हम गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में देखते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी में टाइप इसके है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अंतर्गत ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड होती है। और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ऑनरशिप मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑनरशिप होता है। मैनेजमेंट इसका गवर्नमेंट अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता है। फाइनेंसिंग गवर्नमेंट फंडिंग से होता है, कॉमर्शियल ऑपरेशन से होता है। ऑब्जेक्टिव इसका कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी होती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसीएल होता है। अब हम की डिफरेंस देखते हैं। तो की डिफरेंस में ऑटोनॉमी, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज ये होती है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तक। अब फाइनेंसिंग में कॉरपोरेशन सेल्फ फाइनेंसिंग होती है, जबकि गवर्नमेंट कंपनी की गवर्नमेंट फंडिंग होती है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसकी गवर्नमेंट फंडिंग के अंतर्गत होती है। ऑब्जेक्टिव्स में डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सर्विसेज में होती है और पब्लिक कॉरपोरेशन पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉमर्शियल के द्वारा होती है और गवर्नमेंट कंपनी कॉमर्शियल के द्वारा होती है। तो these three forms of organization differ in their structures, ownership and management and objectives, reflecting verifying legal and autonomy and commercial orientation. ये सारे डिफरेंस के साथ में चलती है। तो अब हम पब्लिक यूटिलिटी देखते हैं। तो ए पब्लिक यूटिलिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विस टू द पब्लिक। ये पब्लिक यूटिलिटी ऐसी संस्था होती है जो कि प्रोवाइड करती है एसेंशियल सर्विसेज को, ठीक है, जो रिलेटेड टू पब्लिक होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, वाटर होता है, गैस होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, टेलीकम्युनिकेशंस होता है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशंस।
अब फीचर्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी की फीचर्स हम देखते हैं। इकोनॉमिक फीचर के अंतर्गत है नेचुरल मोनोपोली, ये सिंगल प्रोवाइडर इन ए मार्केट होता है। ये एसेंशियल सर्विसेज, ये क्रिटिकल टू डेली लाइफ होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंतर्गत रिड्यूस्ड कॉस्ट थ्रू लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है। चौथा गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये ओवरसाइट टू एंश्योर फेयर प्राइसिंग एंड सर्विसेज होता है। पांचवा पब्लिक फंडिंग, ये सब्सिडीज और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट होता है। उसके बाद सोशल फीचर्स, ये यूनिवर्सल एसेस अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स होता है। सोशल वेलफेयर, इसका कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेल बीइंग होती है। तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट प्रायोरिटीज पब्लिक नीड्स ओवर प्रॉफिट्स होता है। चौथा कम्युनिटी बेनिफिट इनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। पांचवा इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मिनिमाइज इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अब हम ऑपरेशनल फीचर्स देखते हैं। तो ऑपरेशनल फीचर के अंतर्गत पहला गवर्नमेंट ओनरशिप आता है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल दोनों प्रकार की कंट्रोल होती है। ऑटोनोमस मैनेजमेंट के अंतर्गत इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है, स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट होता है। सर्विस ऑब्लिगेशन मस्ट सर्व ऑल कस्टमर्स, ये सारे कस्टमर्स के द्वारा सर्व की जाती है। प्राइस रेगुलेशंस, ये कंट्रोल्ड प्राइसिंग टू एंश्योर अफोर्डेबिलिटी, ये अफोर्डेबिलिटी को कंट्रोल करता है। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो इसमें नॉन राइवलरी सर्विसेज कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर, ये सर्विसेज मल्टीपल यूजर के द्वारा यूज करी जाती है। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, ये डिफ़िकल्ट टू एक्सक्लूड नॉन पेयर्स को निकालना डिफ़िकल्ट होता है इसमें। पब्लिक गुड्स, ये बेनिफिट्स एंटिटी कम्युनिटी होती है। इसेंशियलिटी, ये क्रिटिकल टू डेली लाइफ होता है। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट्स, ये रेगुलेशंस, ओनरशिप एंड फंडिंग होती है। अब आइए एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ हम देखते हैं। तो पहला होता है इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स होते हैं। दूसरा होता है वाटर एंड सीवेज कंपनीज। तीसरा होता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल बसेस एंड ट्रेन्स होती है। चौथा टेलीकम्युनिकेशंस प्रोवाइडर्स, दैट इज फ़ोन और इंटरनेट होता है। पांचवा हेल्थ केयर सर्विसेज, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स होता है। छठा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ होता है। सातवां पोस्टल सर्विसेज होता है। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम देखते हैं। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत गवर्नमेंट एजेंसीज, फॉर एग्जांपल पब्लिक यूटिलिटी कमीशंस आती है। लॉज एंड रेगुलेशंस में पब्लिक यूटिलिटी होल्डिंग कंपनी एक्ट आती है। तीसरा इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंतर्गत WTO EU रेगुलेशंस आते हैं। अब इसके चैलेंजेस देखते हैं। तो चैलेंजेस के अंतर्गत चैलेंजेस में फर्स्ट है बैलेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर। दूसरी एंश्योरिंग इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आता है। तीसरा मैनेजिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आता है। चौथा एड्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न आता है। पांचवा हमारा मीटिंग इवॉल्विंग पब्लिक नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आता है। तो ये पब्लिक यूटिलिटी प्ले इन वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस टू सोसाइटी, ये समाज को एक एसेंशियल सर्विसेज देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है पब्लिक यूटिलिटीज़ का। रिक्वायरिंग ए डेलिकेट बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक, सोशल एंड ऑपरेशनल कंसिडरेशन, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमिक और सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और ऑपरेशनल क्रियान्वयन करने की कंसिडरेशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है।
ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, ये भी हम देख लेते हैं। तो पब्लिक यूटिलिटी रिक्वायर्स इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर efficient डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। तो ये इफ़िशियंट डिलीवरी होती है इसेंशियल सर्विसेज की। पहली जिसमें कि आती है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। इसमें पहला पॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ओवरसीज स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी आती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ये एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशंस होती हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल हेड्स के अंतर्गत मैनेज इफेक्ट स्पेसिफिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस और फाइनेंस आती है। चौथा मिडिल मैनेजमेंट के अंतर्गत सुपरवाइजेस स्टाफ्स एंड इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज आती है। पांचवा फ्रंटलाइन स्टाफ में इंटरेक्ट विद कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज आ जाती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स के अंतर्गत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आती है। दूसरा पब्लिक कॉर्पोरेशन में ऑटोनोमस एंटिटीज विद गवर्नमेंट ओवरसाइट आती है। तीसरा हमारी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में होली और पार्शियली स्टेट ओन्ड आती है। चौथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपीपी में कोलैबोरेटिंग मॉडल आ जाती है। अब हम की मैनेजमेंट और फंक्शंस देखते हैं। तो पहला इसमें प्लानिंग आता है जिसको स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड गोल सेटिंग कहते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में इसमें स्ट्रक्चरिंग एंड स्टाफिंग आ जाती है। तीसरी डायरेक्शन में लीडरशिप एंड मोटिवेशंस आते हैं। चौथा कंट्रोल में मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशंस होता है। पांचवा कोऑर्डिनेशन में इंटीग्रेटिंग फंक्शंस एंड सर्विसेज आता है। इसमें चैलेंजेस, अब इसके अंतर्गत कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जिसमें पहला पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये बैलेंसिंग पॉलिटिकल एंड ऑपरेशनल गोल्स होता है। दूसरा रेगुलेटरी कंप्लायंस में एडहरिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस होता है। तीसरा फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी में मैनेजिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आता है। चौथा कस्टमर एक्सपेक्टेशन में मीटिंग इवॉल्विंग पब्लिक नीड्स आता है। पांचवा हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसमें एम्बैरेसिंग इनोवेशंस आता है। अब आइए बेस्ट प्रैक्टिसेस हम जानते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में ट्रांसपेरेंसी, ओपन कम्युनिकेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। दूसरी अकाउंटेबिलिटी में परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशंस आता है। तीसरा कस्टमर फोकस में रिस्पॉन्सिव एंड सिटीजन्स सेंट्रिक सर्विसेज आता है। चौथा इफिशियंसी में स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट आता है। पांचवा इनोवेशंस में एम्बैरेसिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यू अप्रोचेस आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव पब्लिक यूटिलिटी मैनेजमेंट, इसमें एग्जाम्पल्स में हमारी सिंगापुर पब्लिक यूटिलिटीज़ बोर्ड PUB आता है। ये टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज में TEPCO आता है। UK नेशनल ग्रिड आता है। अमेरिकन वाटर आता है और इलेक्ट्रिकल डी फ्रांस EDF आता है। अब रिफॉर्म्स जानना चाहेंगे, रिफॉर्म एंड इनिशिएटिव्स, इसमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशंस, रेगुलेशंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आता है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अब फ्यूचर डायरेक्शंस में स्मार्ट ग्रिड्स आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशंस आएगा, वाटर कंजर्वेशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशंस आएगा और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज आ जाएगा। तो यहाँ effective management and organization of public utilities requires balancing competitive interests, ensuring efficiency and embracing innovations to meet evolving public needs। कहने का मतलब हो गया कि इसकी मैनेजमेंट अगर प्रभावी ऑर्गेनाइजेशन की होगी पब्लिक यूटिलिटीज़ के आधार पर बैलेंस करने के लिए इसकी कम्पिटिटिव इंटरेस्ट को और इफ़िशियंसी को, तो ये पब्लिक नीड्स को बहुत ही इनोवेशंस देगी, इम्प्रूवमेंट होगा इसमें।
तो यहाँ तक हम देखें, उसके बाद हम अभी जस्ट ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज। तो देखिए, ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज है। इसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इसमें प्राइसेस बेस्ड ऑन कॉस्ट प्लस एंड रीजनेबल रिटर्न के लिए होती है। दूसरा हमारा रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग होती है, जो प्राइसेस सेट टू एंश्योर ए फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा रिटर्न मिल सके, उसको हम रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग कहते हैं। तीसरा वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्राइसिंग, या प्राइसेस बेस्ड ऑन सर्विस वैल्यू टू कस्टमर्स। सर्विस वैल्यू अच्छा प्रोवाइड कर सके उसके लिए प्राइस जो होती है उसे वैल्यू ऑफ सर्विस प्राइसिंग बोलते हैं। सोशल प्राइसिंग, ये प्राइस सब्सिडाइज्ड फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, ये वल्नरेबल ग्रुप्स के द्वारा सब्सिडाइज होता है। पांचवा रेगुलेटरी प्राइसिंग, ये प्राइसेस सेट बाय रेगुलेटरी बॉडीज होती है। अब देखिए, हम सेलिंग स्ट्रेटजीज ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज देखते हैं। तो ये सेलिंग स्ट्रेटजीज ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज के अंतर्गत हमारी पहली पॉइंट यूनिवर्सल एसेस आती है, जो सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल होती है। दूसरा मैंडेटरी कंजम्पशंस होता है, ये सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय लॉ, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी होती है। तीसरा ये क्रॉस सब्सिडाइजेशंस, हायर प्राइसेस फॉर सम कस्टमर्स फंड सब्सिडीज फॉर अदर्स। ठीक। चौथा होता है पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स, ये प्रोमोटिंग रिसोर्सेस कंजर्वेशंस आती है। पांचवा कम्युनिटी आउटरीच, ये एंगेजिंग विद कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स होता है। की डिफरेंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ये पब्लिक यूटिलिटीज प्रायोरिटाइज पब्लिक इंटरेस्ट ओवर प्रॉफिट। दूसरा होता है रेगुलेटरी ओवरसाइट, प्राइसेस एंड सर्विसेज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तीसरा होता है मोनोपोली स्टेटस, ये ऑफन सोल प्रोवाइडर्स ऑफ एसेंशियल सर्विसेज होता है। चौथा पब्लिक फाइंडिंग्स में रिसीव गवर्नमेंट सब्सिडीज और फंडिंग होती है। पांचवा होता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, ये प्राइस मस्ट बी फेयर एंड एडिक्वेटेबल होती है। अब आइए चैलेंजेस के बारे में पढ़ते हैं हम। तो इसके अंतर्गत बैलेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर होता है, इसके ये चैलेंजेस फर्स्ट। सेकंड चैलेंजेस होता है मैनेजिंग रेगुलेटरी एंड रिक्वायरमेंट होता है। थर्ड होता है एड्रेसिंग पब्लिक परसेप्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस होती है। चौथा इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशंस होता है। पांचवा मैनेजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसमें ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग एंड डिसीजन मेकिंग होता है। दूसरा कस्टमर एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन होता है। तीसरा इफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। चौथा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन होता है। पांचवा कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज टाइम ऑफ यूज प्राइसिंग, वाटर यूटिलिटीज ये कंजर्वेशन प्राइसिंग होती है। टेलीकम्युनिकेशंस ये यूनिवर्सल सर्विस फंड्स के होती है। और ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटीज ये डायनेमिक प्राइसेस होती है। और गैस यूटिलिटीज ये पीक डिमांड प्राइसिंग होती है। अब फ्यूचर डायरेक्शन, तो फ्यूचर डायरेक्शन के अंतर्गत स्मार्ट प्राइसिंग एंड ग्रिड मैनेजमेंट होता है होगा। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। वाटर कंजर्वेशन एंड इफिशिएंसी होगा। एंड कस्टमर सेंट्रल सर्विसेज एंड एंगेजमेंट होगा। तो आइए पब्लिक यूटिलिटीज प्राइसिंग एंड सेलिंग स्ट्रेटजीज प्रायोरिटाइज सोशल वेलफेयर, रेगुलेटरी compliance and universal access differing significantly from other organizations। तो ये सारे चीज़ों का हम ध्यान दे करके
और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं पब्लिक यूटिलिटीज़ को। तो यहाँ पर हमारी चैप्टर फिनिश होती है। अब आइए यहाँ इको 01 हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसकी जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से जा कर के आप पूरी इको 01 की सारी क्लासेस को कवर कर सके। तो और ये चैप्टर की भी लिंक रहेगी जिसमें कंप्लीट इको 01 आपकी हो सके। तो that's all for today. We will meet again on the next class.